गाइस, क्या पाकिस्तान वाकई में डिफॉल्ट करने जा रहा है? और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो डिफॉल्ट करने के बाद क्या सिचुएशन क्रिएट होगी पाकिस्तान के लिए? क्या उसके कर्जे माफ हो जाएंगे या कर्जे माफ नहीं होंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? हमारे लिए क्या सिचुएशन बनेगी? और राइट नाउ हमें क्या करना चाहिए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और अपने आप को हम किस तरीके से महफूज रख सकते हैं? वेल, आज की वीडियो के अंदर हम यही सब डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे मुल्क के अंदर होने क्या जा रहा है। और ये डिफॉल्ट के ऊपर डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि राइट नाउ जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5.8 बिलियन डॉलर के ऊपर आ चुके हैं। मतलब कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 5.8 बिलियन डॉलर रिजर्व के तौर पे पड़े हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। पाकिस्तान का एक हिस्टोरिक लो है ये, मतलब कि काफी पहले सालों के अंदर इतने ज्यादा लो हमारे रिजर्व कभी भी नहीं आए जितने इस वक्त आए पड़े हैं। और अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं तो सबसे पहली तो बात ये आती है कि कई लोग सोचते हैं कि अगर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे तो जी हमारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, हम सब कुछ जो है बल्कि बिल्कुल बरी जिम्मा हो जाएंगे, जबकि ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा भाई। जब आप डिफॉल्ट करते हैं उसके बाद ये नहीं होता कि आपके कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, बल्कि जो एक्चुअल में जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आपके डिफॉल्ट करने के बाद आपके कर्जे रिस्ट्रक्चर किए जाते हैं, उनको दोबारा से एक नए तौर के ऊपर स्ट्रक्चर दिया जाता है कि इस तरीके से हमें जो है अपनी रीपेमेंट्स जितनी भी हमारी डाउन पेमेंट्स होती हैं सारी की सारी हमने करनी होती हैं आगे। जैसे अर्जेंटीना हो गया या वेनेजुएला हो गया जो कि हाल ही में डिफॉल्ट हुए थे, उनके साथ भी यही सिनेरियो क्रिएट किया गया था कि उनको अपने कर्जों को रिस्ट्रक्चर करने दिया गया था कि आप अपने कर्जे इस तरीके से रिस्ट्रक्चर करके रीपे करें, अपने सारे के सारे कर्जे जितने भी आपके बकाए जाते हैं तो इस तरीके से करके किया जाता है। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है कि जब आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपको मजीद कोई भी किसी भी किस्म के कर्जे प्रोवाइड नहीं करता, और अगर वो करता भी है तो ऑलरेडी जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप ले रहे होते हैं उससे बहुत ज्यादा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि आप एक डिफॉल्टेड नेशन बन चुके होते हैं और आपको कर्जे देने के अंदर बहुत बड़ा रिस्क होता है। और इतने ज्यादा रिस्क लेने की वजह से ही आपसे फिर वो उस हिसाब का इंटरेस्ट रेट डिमांड करते हैं जो कि काफी ज्यादा होता है। ऑलरेडी पाकिस्तान एक डेब्ट ट्रैप के अंदर है, मतलब कि जो कर्जों का एक जाल है उसके अंदर फंस चुका है कि इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान के ऊपर हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं इनको ठीक करने के लिए हमें दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो दो चीजें एक मेजर आपकी रीजन होती हैं किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट करने के लिए। कोई भी मुल्क कभी भी डिफॉल्ट करता है तो उसके पीछे दो मेजर वजूहात होती है। नंबर 1 पर है मिस मैनेजमेंट, वहाँ पर फाइनेंशियल जितनी भी मामलात होते हैं वो सारे के सारे मिस मैनेज हो जाते हैं। और नंबर 2 पर होती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। किसी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, मतलब कि वहाँ पर किसी भी किस्म की पॉलिटिकली जो है मतलब कि स्टेबलाइजेशन ना क्रिएट की जा सके, तो वहाँ पर डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो मुल्क अक्सर डिफॉल्ट कर भी जाता है। जैसे कि श्रीलंका की हम जो है करंट के अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो अचानक से डिफॉल्ट कर गए। किसी को भी इतना ज्यादा अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी और इतने अचानक से वो डिफॉल्ट कर देंगे जितनी अचानक से उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। अब यही सिनेरियो मिस मैनेजमेंट के साथ भी होता है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को मिस मैनेज करते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर क्यों ना हो, तो आप भी डिफॉल्ट कर जाते हैं। ऐसा ही सिस्टम आपके मुल्क का भी होता है कि अगर आपके मुल्क के पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज ना किए जा सके, जो लोग ऊपर आपके पॉलिसी मेकर्स बैठे हों वो इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस ना करें, तब भी बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उससे पहले पहले हमें जो है काफी ज्यादा अच्छे से पता लग चुका है कि हो सकता है बहुत ज्यादा चांसेस बन चुके हैं कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट हो जाए। तो अगर उस तरफ जाता है तो उससे पहले हमने अपनी सिक्योरिटी किस तरीके से करनी है। देखिए, यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी एक तादाद है पाकिस्तानियों की जो कि एक डिसीजन ले रही है कि वो यूएस डॉलर ले लेके स्टॉक करते जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यूएस डॉलर को स्टॉक करने की जगह पर अगर आपने अपने पैसे को महफूज करना ही है तो आपके पास अगर कोई म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं या आपके पास कोई कैश है, ऐसी कैश जो कि आपकी यूटिलाइजेशन के अंदर ना आ सकती हो, फालतू के अंदर पड़ी हो, उस सब का आप सिंपली गोल्ड परचेज कर लें। दैट्स द टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। अगर आप अभी गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड आपको ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, और साथ ही साथ आप अपने आप को मुकम्मल तौर के ऊपर महफूज कर सकेंगे, क्योंकि आपकी जो करेंसी की डेप्रिसिएशन होगी वो जितनी मर्जी हो जाए, गोल्ड की डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती। याद रखिएगा, गोल्ड एक वाहिद चीज है कि अगर आपका कल को डॉलर भी साइड पर हो जाता है ना, तब भी गोल्ड साइड पर नहीं हो सकता है। दैट्स द एंशिएंट करेंसी जो कि शुरू से चलती हुई आ रही है,
और अब तक ऐसी कमोडिटी जिसकी कभी भी वैल्यू नहीं गिरी वो गोल्ड है। और राइट नाउ इसके अंदर सबसे बेटर चॉइस है आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर के ऊपर। अगर आप करना चाहें तो अपने आप को सेव करने के लिए, चाहे आपके पास 50,000 हो, लाख रुपया हो, 10 लाख हो, नो मैटर कि आपके पास कितनी अमाउंट है, आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स याद रखिएगा कि अगर आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं तो उसको निकाल कर भी गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड भी करेंसी डेप्रिसिएशन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जितनी हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन होगी या जितनी हमारी ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुकी है वो भी हमें रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर सकती म्यूचुअल फंड मैक्सिमम हमें रिटर्न प्रोवाइड करते हैं 22 to 23%, 25% हो गया। ये एक बहुत बड़ा नंबर है 25% एक म्यूचुअल फंड का आपको रिटर्न प्रोवाइड करने का। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त हमारी करेंसी जितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है 25% से काफी ज्यादा उसकी परसेंटेज है हमारी डेप्रिसिएशन की। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।